नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है और फोर्थ पार्ट में हम लोग आए हैं। इस पार्ट में हम लोग जो देखेंगे कि क्या-क्या हमको करना है, क्या-क्या हमको पढ़ाई करना है, उसमें से मेनली है आपका इस ट्रेनिंग सेशन पार्ट 4 में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ऐसे-ऐसे टर्म्स हैं जो हमें एलआईसी करते वक्त हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो प्रपोजल फॉर्म में पॉलिसी देते वक्त कस्टमर के द्वारा पूछे जाते हैं। तो आज हम बेसिकली इसी टर्म्स के बारे में करेंगे, जो एब्रिविएशन है उसके बारे में करते हैं। तो चलिए अब हम लोग फुल स्क्रीन में आते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सके एडवाइजर ट्रेडिंग सीरीज 4-5 आखिर पीछे के 3 सेशन हमारे बहुत ही अच्छे गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली सारे लोगों ने कंप्लीट किया है और हम लोग थर्ड कंप्लीट करने के बाद फोर्थ में आए हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर आएंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एब्रिविएशन। मेन टॉपिक है एब्रिविएशन, कुछ टर्म्स है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है। तो एलआईसी में सबसे ज्यादा जो प्रचलित होने वाला टर्म है वो है सम एश्योर्ड। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कितने लाख का पॉलिसी है, 2 लाख का है, 5 लाख का है, 10 लाख का है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ये सम एश्योर्ड होता क्या है ये जानते हैं। सम एश्योर्ड इज नथिंग, इट्स ए मिनिमम गारंटेड अमाउंट। ठीक है। सम एश्योर्ड इज ए फिक्स अमाउंट दैट एन इंश्योरेंस कंपनी guaranteed to a policyholder or their legal hire to occurrence of the insurance event in return for the receiving premium under the life insurance policy। तो ये क्या होता है कि जब भी कभी कोई पॉलिसी लेता है तो उसका ये चीज गारंटेड होता है कि उसे एक सम एश्योर्ड मिलेगा प्लस बोनस मिलेगा। तो सम एश्योर्ड एक मिनिमम गारंटेड अमाउंट है कि अगर आज ही पॉलिसी लिया, आज ही कुछ होगा तो मिनिमम इतना अमाउंट मिलेगा। यानी सपोज दैट किसी ने आज पॉलिसी लिया और आज ही उसका डेथ होता है तो एलआईसी में चाहे वो जितना प्रीमियम भरे, जितना का उसका कवरेज था, सम एश्योर्ड था, वो टोटल उसको मिलता है। दूसरा टर्म होता है प्रीमियम ऑन। प्रीमियम जो बोलते हैं कि सर इसका प्रीमियम कितना होगा, पॉलिसी का प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, क्वार्टरली कितना भर लेगा, मंथली कितना पड़ेगा, वो जो प्रीमियम बोलते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, वो क्या है? वो जो हमारा ने जो पॉलिसी लिया, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि हम इतने साल तक देंगे और उसके बाद मुझे इतना मैच्योरिटी मिलेगा और इससे इस टेन्योर के अंदर मुझे रिस्क कवरेज मिलेगा। तो इसके एवज में, इस कॉन्ट्रैक्ट के एवज में जो हम लोग प्रीमियम पेमेंट करते हैं, जो पैसा देते हैं, उसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। An insurance premium is the amount of money an individual or business pay for a insurance policy. Okay, insurance premium are paid for the policy that cover healthcare, auto, home and life insurance। सबके लिए सेम ही होता है। पॉलिसी टर्म क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। पॉलिसी टर्म क्या होता है कि आपने पॉलिसी कितने सालों के लिए लिया है, कितने सालों के बाद आपका सारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, चाहे वो आपका मैच्योरिटी हो जाए। तो मैच्योरिटी के बाद अगर सारा आपका टर्म खत्म हो जाता है या फिर बहुत सारा लाइफ लॉन्ग प्लान होता है, तो लाइफ लॉन्ग जो पीरियड होता है 100 ईयर्स का, उसको हम लोग पॉलिसी टर्म कहते हैं। यानी द ड्यूरेशन ऑफ विच ए पॉलिसी इज एक्टिव एंड फॉर विच द इंश्योरेंस कवर इज प्रोवाइडेड इज रेफर टू एज द पॉलिसी टेन्योर। इसे पॉलिसी टेन्योर बोलते हैं। अब आते हैं टर्म राइडर क्या होता है। देखिए, इट्स ए offer an opportunity to get a higher level of life insurance coverage but at a greatly reduced premium। जनरली क्या होता है कि हम लोग को सपोज दैट 10 लाख का प्रीमियम का 10 लाख सम एश्योर्ड या 10 लाख कवरेज का पॉलिसी लेते हैं जिसका प्रीमियम 70 to 60,000 है, लेकिन नहीं चाहते हैं कि नहीं ठीक है मेरे इसी हिसाब से जो अमाउंट रिटर्न मिलता है वही मिले, लेकिन एक बहुत छोटा सा नॉमिनल प्रीमियम हमको बढ़ा देते हैं और हमारा जो रिस्क कवरेज है उसको 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर देते हैं, यानी डबल कर देते हैं। इट्स बेसिकली ए राइडर, जो एक बेनिफिट है जिसको लेकर के हम अपना जो रिस्क कवरेज जो है उसको हम लोग बढ़ाते हैं और एक बहुत सा माइनर कम प्रीमियम पे। जब हम लोग पॉलिसी का बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लान कौन कौन सा होता है, तो फिर हम लोग टर्म राइडर के बारे में और भी बढ़िया से डिस्कस करेंगे। इट्स बेसिकली राइडर। ओके। दूसरा होता है बोनस एंड इंटरेस्ट रेट। जिस तरह से बैंकों में जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद बैंक मुझे एक रिटर्न देती है और रिटर्न के तौर पे हमें क्या देती है, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो, और साथ में हमें क्या देती है,
एक इंटरेस्ट देती है। उसी तरह से हमारा जो LIC में जो इन्वेस्टमेंट होता है और LIC रिटर्न जो देती है उसमें सम एश्योर्ड प्लस बोनस होता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे मैच्योरिटी में क्या मिलता है। तो सम एश्योर्ड तो मिनिमम गारंटेड अमाउंट होता है जो डे 1 से होता है। दूसरा होता है इंटरेस्ट। सम एश्योर्ड के साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलता है जिसे LIC का टर्म में हम लोग बोनस बोलते हैं। बोनस इज नथिंग, इट्स ए प्रॉफिट जो कि हमारी कंपनी हमें एज ए बोनस हम लोगों को शेयर करती है। नेक्स्ट टर्म होता है फाइनल एडिशनल बोनस। जिससे बोनस क्या होता है कि एवरी ईयर पॉलिसी होल्डर को जितने लंबे टर्म का पॉलिसी होता है उतने साल तक हर साल बोनस देती है। और फाइनल एडिशनल बोनस साल में या फिर सॉरी पॉलिसी जब पूरा मैच्योर हो जाती है तो मैच्योरिटी के टाइम में वन टाइम वो मिलता है, या फिर किसी की कैजुअलिटी हो जाती है, डेथ वगैरह हो जाती है तो फिर उस टाइम में उसको फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। हाँ, फाइनल एडिशनल बोनस उसी को मिलता है जिसकी पॉलिसी 15 ईयर्स एंड एबव का टर्म का हो। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो भी लॉन्ग टर्म की पॉलिसी होती है उसमें काफी ज्यादा रिटर्न होता है और ड्यू टू फाइनल एडिशनल बोनस। जितना ज्यादा लंबा टर्म होगा उतना अधिक फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। तो ये भी एक प्रकार का बोल सकते हैं कि ये फाइनल एडिशनल बोनस भी एक प्रकार का हमारा इंटरेस्ट ही है, या फिर बोल सकते हैं कि अगर हम 15 साल तक या इससे ज्यादा टर्म तक हम लोग LIC के साथ रहते हैं तो LIC एक लॉयल्टी बोनस के तौर पे हमें देती है। कहीं कहीं पे फाइनल एडिशनल बोनस को रिविजनरी बोनस भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है लॉयल्टी एडिशन। देखिए बहुत सारे प्लान में बोनस मिलते हैं और फाइनल एडिशन बोनस मिलते हैं, लेकिन कुछ और भी प्लान है जिसमें फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलते हैं, जिसमें आज ही आपको बता दिया जाता है कि आफ्टर 15 ईयर्स या 20 ईयर्स या फिर 25 ईयर्स 12 ईयर बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो उसमें वो गारंटेड देती है कि हम इतना रुपए का सम एश्योर्ड देंगे, इसके साथ लॉयल्टी एडिशन देंगे अगर 15 साल से ऊपर का पॉलिसी है, और एक गारंटेड एडिशन देंगे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो लॉयल्टी एडिशन क्या होता है? लॉयल्टी एडिशन इज एडिशनल पे आउट दैट सम इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफर। मतलब बहुत सारे ऐसे प्लान हैं हमारे हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें बोनस और फाइनल एडिशन नहीं मिलता, उसके जगह पे लॉयल्टी एडिशन और गारंटेड एडिशन नाम के दो चीज मिलते हैं। फाइनल एडिशन बोनस और बोनस जो होते हैं ना वो टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकते हैं, पर लॉयल्टी एडिशन और गारंटेड एडिशन गारंटेड रहते हैं, फिक्स रहते हैं और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको मिलते हैं। लॉयल्टी एडिशन में भी चेंज हो सकता है पर गारंटेड एडिशन कभी चेंज नहीं होता। तो गारंटेड एडिशन भी एक प्रकार का बोनस है जो एवरी ईयर आपके पॉलिसी में ऐड होता है और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलता है। तो लॉयल्टी एडिशन, फाइनल एडिशन और बोनस और गारंटेड, ये ऑल एक तरह का इंटरेस्ट है जो LIC अपने पॉलिसी होल्डर को एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और के तौर पे देती है। बस इसमें यही डिफरेंस है कि कभी कभी हमारा LIC जब बोनस और फाइनल एडिशन जिस पॉलिसी में है उस पॉलिसी में लॉयल्टी एडिशन और गारंटेड एडिशन नहीं है। नेक्स्ट टर्म हम लोग जानेंगे डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट क्या होता है। जब हम लोग पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी में EBDB राइडर होता है। उसमें क्या होता है कि अगर किसी बंदे का डेथ होता है और डेथ एक्सीडेंट के जरिए होता है तो हम उसको डबल सम एश्योर्ड देते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी ने 5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली है और 1 ईयर के बाद उसका डेथ हो जाता है तो 1 ईयर में उसको हम लोग क्या देंगे, उसका सम एश्योर्ड देंगे और 1 ईयर का बोनस देंगे। लेकिन अगर उसने एक्सीडेंटल डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट को ऑप्ट किया हुआ है, उसके लिए सर्टेन प्रीमियम भी पे होता है, एडेड होता है आपकी पॉलिसीज में, तो उसे सम एश्योर्ड प्लस एक एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलता है। यानी जहां पे 5 लाख और 1 साल का बोनस मिलना था वो उसे 5 की जगह पे 10 लाख और 1 साल का बोनस मिलता है। तो ज्यादातर हम लोग 100% केसेस में डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट हर कस्टमर को देते हैं ताकि उसको अगर कुछ इस तरह से एक्सीडेंटली डेथ हो जाए तो उसको फैमिली को कुछ एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल पाए। अब जानते हैं मैच्योरिटी क्या होता है। जैसे पॉलिसी में हमने प्रीमियम की बात की, सम एश्योर्ड की बात की, डबल एक्सीडेंटल की बात की, राइडर्स की बात की, बोनस की बात की, उसी तरह से मैच्योरिटी क्या होता है? जब हमारा जो पॉलिसी का जो मैच्योर हो जाता है, पहले पॉलिसी का टर्म खत्म हो जाता है और LIC अब हमको एक लमसम अमाउंट हमें प्रोवाइड कर देती है कि आपने इतने साल हमारे को पेमेंट किया, इंटरेस्ट के साथ आपका इतना पैसा होता है और हमें रिटर्न दे देती है। तो उसे लोग मैच्योरिटी कहते हैं। मैच्योरिटी में मैंने पहले बताया आपको कि मैच्योरिटी में हमें सम एश्योर्ड मिलता है प्लस बोनस मिलता है प्लस FAP मिलता है। लेकिन कस्टमर को हम लोग डायरेक्टली ये बोलेंगे कि सम एश्योर्ड होता है, बोनस होता है, FAP मिलता है, तो वो लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए हम लोग डायरेक्टली
एक लमसम अमाउंट बताते हैं कि देखिए आज इतना प्रीमियम दे रहा हो, इतने साल के बाद आपको इतना मिलेगा। तो सिंपल मैच्योरिटी हम लोग याद इस वजह से इसलिए ऐसे रखेंगे कि मैच्योरिटी जब हमें टर्म खत्म होता है तो जो लमसम पे आउट हमें कंपनी देती है उसे हम लोग मैच्योरिटी बोलते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि कई पॉलिसीज में बोनस प्लस फाइनेंशियल बोनस मिलता है सम एश्योर्ड के साथ साथ, लेकिन बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिसमें सम एश्योर्ड के साथ साथ हमको गारंटेड एडिशन और लॉयल्टी एडिशन मिलते हैं, और उस पॉलिसी की मैच्योरिटी के टाइम में उन्हें सम एश्योर्ड, गारंटेड एडिशन और लॉयल्टी एडिशन देते हैं। जब पॉलिसी मैच्योर करता है तो एक लमसम अमाउंट उस पॉलिसी में भी देते हैं, जो कि जिस दिन हम पॉलिसी लेते हैं उस दिन ही गारंटेड होता है कि चल आपको इतना मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे एलआईसी मुझे कम पैसा मिलता है, ज्यादा मिलता है, तो हमारे पास बहुत सारे गारंटेड प्लान है जो कस्टमर को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, और कस्टमर को आज ही बताएंगे कि आपको मैं लिख करके दे रहा हूं कि आपको इतना पैसा मिलेगा तो इतना पैसा मिलेगा, उसमें कम बेसी होने की जरूरत नहीं। पहले ऐसी होती थी लेकिन अब नहीं होती। सर्वाइवल बेनिफिट, सर्वाइवल बेनिफिट क्या होता है कि जैसे हम लोग मनी बैक प्लान बोलते हैं, मनी बैक को ही हम लोग सर्वाइवल बेनिफिट बोलते हैं। मनी बैक सर्वाइवल बेनिफिट इज इन ए लाइफ इंश्योरेंस एडिशनल monetary compensation that you receive as a policy holder for surviving a pre-decided duration within the policy। जैसे कि हम लोग के पास 20 इयर्स का मनी बैक प्लान है, 25 इयर्स का और भी कई हैं, लेकिन एग्जांपल लेते हैं 20 इयर्स का। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने 20 इयर्स का पॉलिसी लिया, अब पैसा तो मुझे 15 साल ही भरना है, लेकिन 5 इयर्स के इंटरवल पे हमें एक मनी बैक मिलता है जिसे हम लोग सर्वाइवल बेनिफिट बोलते हैं। तो इसकी ड्यूरेशन भी फिक्स होती है और वो अमाउंट कितना होता है वो भी फिक्स होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक टर्म आता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट। जनरली इस राइडर को हम लोग बच्चों के प्लान में यूज करते हैं। इसके लिए इसमें मेन क्या होता है कि जब कोई पॉलिसी होल्डर अपने बच्ची की पॉलिसी लेता है और अगर किसी कारण से उनका डेथ हो जाता है तो जितने भी प्रीमियम थे पेमेंट करना, वो सारा वेव्ड हो जाता है, जिसमें लिखा हुआ है प्रीमियम वेवर बेनिफिट। यानी अगर कोई बच्चे का पॉलिसी लिया जिसमें 20 साल का टर्म था और 20 साल पैसा भरना था, लेकिन 5 साल के बाद या 2 साल के बाद ही अगर फादर का डेथ हो जाता है जिन्होंने पॉलिसी बच्चे के लिए ली है, तो उस केस में जो भी पॉलिसी का प्रीमियम है वो सारा माफ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी रेट। जैसे कि मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था एक्सीडेंटल बेनिफिट के बारे में कि अगर एक्सीडेंटल डेथ किसी का होता है तो आपको डबल सम एश्योर्ड मिलता है। तो एक्सीडेंटल और डेथ डिसेबिलिटी राइडर में क्या होता है, ये भी जितना आपका प्रीमियम अप्रोक्स एक्सीडेंटल बेनिफिट के लिए दिया जाता है उतना एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी के लिए लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट हो और एक्सीडेंट के दौरान उनका डेथ ना हो, डेथ तो होगा तो डबल सम एश्योर्ड मिलेगा जितना पहले मैंने बता रखा है, लेकिन अगर डेथ ना हो लेकिन वो डिसेबल हो जाता है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो उस केस में कस्टमर को जितना सम एश्योर्ड है उसको 10% जब तक पॉलिसी का पीटी था तब तक उनको मिलता रहेगा। यानी कि मान लिया जाए किसी ने 20 साल का पॉलिसी लिया और 5 साल के बाद उनका एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट में वो डिजेबल हो जाए। डिजेबल का एक डिफिनेशन है। तो अगर डिजेबल हो जाता है, और डिजेबल का मतलब सपोज दैट उसका दोनों आंख चला गया, दोनों हाथ या दोनों पैर चला गया, तो डिजेबल हो गया, फुल्ली डिजेबल बोलते हैं इसको। तो उस केस में एलआईसी जितना भी सम एश्योर्ड था, सपोज दैट 10 लाख का सम एश्योर्ड था, तो 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपीज उनको ईयरली उनको सर्वाइवल के तौर पे देता रहेगा जब तक का टर्म था। सपोज दैट 5 साल के बाद उनका एक्सीडेंट हुआ था और 20 साल का पॉलिसी था, तो नेक्स्ट 15 साल उनको 1-1 लाख रुपया देता रहेगा। साथ में उनका कोई भी प्रीमियम नहीं पेमेंट करना पड़ेगा और मैच्योरिटी में जितना पैसा मिलना था वो सारा पैसा उनको मिलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट है क्रिटिकल इलनेस राइडर। जनरली हमारे जितने भी पॉलिसी है सारे पॉलिसीज में बच्चों के पॉलिसी को छोड़ करके इसमें क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐड कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए कि किसी को एक सर्टेन 15 से 19 बीमारियों का एक लिस्ट है, अगर उस बीमारी में से कोई भी बीमारी उन्हें अगर होता है और उन्होंने अगर ये राइडर ऑप्ट किए हुए हैं, तो जितना भी सम एश्योर्ड होता है पॉलिसी के अंदर उतना रुपया उनको इलाज के लिए दिया जाता है इन्हें क्रिटिकल इलनेस राइडर के बेनिफिट के तौर पे। ठीक है, तो क्रिटिकल इलनेस राइडर अगर लेना है तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा एक अमाउंट देना पड़ता है आपको। और किसी तरह से अगर मेडिकल इमरजेंसी होती है और उन बीमारियों में से कोई आता है जो कि सारे बड़े बड़ी बीमारी जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, ओपन हार्ट सर्जरी है,
आपका ब्रेन सर्जरी, इस तरह के बड़े बड़े बीमारी इसमें कवर करते हैं। तो जितने भी आपका 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख का सम एश्योर्ड है, उतना आपको कस्टमर को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है एफयूपी, फाइनल अनपेड प्रीमियम। ये क्या होता है, ये जब भी हम लोग पॉलिसी चेक करते हैं तो इससे इट मीन्स दैट द डेट फ्रॉम विच द प्रीमियम इज नॉट रिसीव इन योर एलआईसी पॉलिसी। अगर हम लोग जैसे सर्विसिंग के तौर पे बहुत ज्यादा काम आता है, न्यू पॉलिसी में तो नहीं आता। ये सर आपका पॉलिसी चल रहा है लेकिन आपका पॉलिसी को मार्च 2022 से ड्यू है, तो उस पॉलिसी का एफयूवी मार्च 2022 हो गया। जब से पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू है वो एफयूपी कहलाता है। उसके बाद एक टर्म है डेट ऑफ कमिटमेंट। डेट ऑफ कमिटमेंट में क्या होता है कि जब से पॉलिसी स्टार्ट होता है उस डेट को हम लोग डेट ऑफ कमिटमेंट बोलते हैं, या फिर डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ रिस्क बोलते हैं। यानी कि जब से पॉलिसी आपका शुरू हुआ और उस वक्त से, उस दिन से आपका रिस्क कवरेज जो है वो स्टार्ट हो गया, उस वक्त से आपको जो भी प्रॉब्लम होगा वो सारा एलआईसी की दारोमदार होगा। अगर डेथ होता है उसके बाद तो एलआईसी पेमेंट करेगी। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है नेट एसेट वैल्यू। जब भी हम यूनिट लिंक प्रोडक्ट या मार्केट लिंक प्रोडक्ट बेचेंगे तो नेट एसेट वैल्यू से हम लोग को जानना जरूरी है कि नेट एसेट वैल्यू से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा नैव क्या है आज का। नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, एसेट लेस लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर होल्डर, तो उसको हम लोग एसेट बोलते हैं। ये थोड़ा टिपिकल है, जब हम लोग यूनिट लिंक प्रोडक्ट्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो नेट एसेट वैल्यू के बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगा। नेक्स्ट है सरेंडर वे। सरेंडर, जब कोई बंदा पॉलिसी चला नहीं पा रहा है, सपोज दैट कोई किसी ने पॉलिसी लिया, साल का 1 लाख रुपया पेमेंट कर रहा है, लेकिन 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद उन्हें अगर किसी कारण से वो प्रीमियम नहीं भर पाया और चाहता है कि नहीं अब हम पॉलिसी नहीं चला पाएंगे, मेरा पॉलिसी बंद कर दो और जो सर्टेन अमाउंट होता है मुझे वापस कर दो, तो उसे हम लोग सरेंडर बोलते हैं। ये सरेंडर का मतलब ही होता है कि चलते चलते हम अपने आप को मतलब सरेंडर कर देना, है ना। तो सरेंडर तभी हो सकता है जब पॉलिसी 2 इयर्स कंप्लीट रनिंग हो, तो उस केस में हम लोग सरेंडर कर सकते हैं। और एक लोन भी होता है। ज्यादातर हम लोग प्रीफर करते हैं किसी को ये बोल करके कि आप पॉलिसी बंद मत करो, अगर आपको फाइनेंशियल नीड की जरूरत है तो आप हमसे लोन ले लो, एलआईसी से लोन ले लो। एलआईसी एक सर्टेन अमाउंट आपको लोन देगी, जो भी सरेंडर वैल्यू के बेसिस पे बनता है, और आप लोन लेकर के उस पॉलिसी मतलब जो भी बेनिफिट है, जो भी आपका मतलब इमरजेंसी है, वो आप करो और पॉलिसी को कंटिन्यू करो। तो सरेंडर और लोन तभी होता है जब पॉलिसी 2 इयर्स कंप्लीट हो गया हो। नेक्स्ट होता है रिवाइवल। जब कोई पॉलिसी को लैप्स होकर रखा है, मतलब कि मोर देन 6 मंथ, जनरली सारे पॉलिसीज में हेल्थ को छोड़ के मोर देन 6 मंथ से या फिर 6 मंथ से ही अगर वो लास्ट 6 मंथ्स का पैसा नहीं आया है तो पॉलिसी लैप्स कहलाता है। और अगर फिर से उसको रिवाइव करते हैं तो विथ केवाईसी एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंट देकर के फिर से पॉलिसी को रीस्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसको रिवाइवल बोलते हैं। जैसे बहुत सारे लोग फील्ड में मिलेंगे जो बोलेगा सर मेरा एक तो पॉलिसी है लेकिन बंद पड़ा हुआ है, तो जब उसको आप रिवाइव करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, तो उस टर्म को रिवाइवल बोलते हैं। और उस टाइम में आपको विथ केवाईसी आपको पॉलिसी शुरू कर रहे हैं। यानी केवाईसी मतलब फोटो, आधार कार्ड, और आधार का मतलब एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ। और थर्ड है रिन्यूअल, रिवाइवल। उसके बाद है रिन्यूअल, रिन्यूअल प्रीमियम। जैसे कि जैसे हम पॉलिसी किसी का लेते हैं तो पॉलिसी लेने के बाद फर्स्ट में जो प्रीमियम देता है उसे फर्स्ट प्रीमियम बोलते हैं, एफपीआर, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट बोलते हैं और फर्स्ट प्रीमियम बोलते हैं। लेकिन जब वो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जितने नेक्स्ट जो भी प्रीमियम भरता है ताकि उसका कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहे, तो उसे हम लोग रिन्यूअल प्रीमियम बोलते हैं या रिन्यूअल बोलते हैं। यानी सपोज किसी बंदे ने 10 साल के लिए पॉलिसी लिया और एवरी ईयर 1-1 लाख जमा करने का उसने एग्रीमेंट किया और 10 साल के बाद सब अमाउंट उसे मिलेगा, तो जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम भरेगा उसको हम लोग फर्स्ट प्रीमियम बोलते हैं, और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 इयर्स लेकर नेक्स्ट जो 10 इयर्स तक भरेगा उसको रिन्यूअल प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इनफोर्स। पॉलिसी कंटिन्यू है या नहीं, है ना, जो हमारा पॉलिसी का प्रीमियम आ रहा है वो कंटिन्यू है कि नहीं, ये जानने के लिए हम जिस टर्म को यूज करते हैं उसे इनफोर्स पॉलिसी बोलते हैं। अगर पॉलिसी इनफोर्स कंडीशन में है तो उस पॉलिसी के अंदर जितने भी बेनिफिट हैं सारे कस्टमर को मिलेंगे। यानी वो बंदा प्रीमियम अपने टाइम भर रहा है, उसका प्रीमियम कंटिन्यू आ रहा है, तो उनका जो क्या बोलते हैं बेनिफिट भी है वो सारा कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर पॉलिसी लैप्स कंडीशन में, यानी जो नेक्स्ट टर्म है लैप्स,
तो अगर किसी कोई भी इंसिडेंट हुआ, कुछ भी मिस हैपनिंग हुआ कस्टमर के साथ, तो पॉलिसी लैप्स है तो उसे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। पॉलिसी क्लोज्ड विदाउट एनी बेनिफिट, लैप्स का मतलब होता है कि इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। हाँ, अगर पॉलिसी 2 इयर्स चल गया हो तो उस पॉलिसी को पेड अप ये पॉलिसी बोलते हैं, और उस केस में पॉलिसी का बेनिफिट कस्टमर को एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलता है। हाँ, अगर वो बीच में भी चाहे तो वो निकाल सकता है। यानी पॉलिसी अगर 2 इयर्स कंप्लीट है और उसके बाद बंद हुआ हो तो उस पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट एब्रिविएशन है फुल मेडिकल रिपोर्ट। जैसे जब भी किसी की पॉलिसी करते हैं तो उसका स्वास्थ्य कैसा है ये जानने के लिए, छोटे अगर पॉलिसी भी है लेकिन एक अच्छे अमाउंट का पॉलिसी है, किसी बंदे का हाई एज है, तो उनका एफएमआर चाहिए होता है, जो कि एलआईसी का अपना खुद का डॉक्टर होता है जो उसे जांच लेता है कि उसका हाइट वेट कैसा है। उसे कई तरह का सवाल पूछता है कि आपका कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है ना, आपका बीपी कैसा है, ये सारा चेक करता है। उसको फुल मेडिकल रिपोर्ट बोलते हैं, और ये नॉर्मल किसी किसी पॉलिसी में लगता है, एक हाई सम एश्योर्ड पॉलिसीज में जनरली ये लगता है। उसके बाद मेडिकल हैजार्ड रिपोर्ट, सेम वो ऐसा ही है कि अगर बंदे का जो मेडिकल कंडीशन है कैसा है, वो कहीं मेंटल तो नहीं है, विकलांग तो नहीं है, ये सारा रिपोर्ट होते हैं जो कि हमारे एडवाइजर अपने फॉर्म एसीआर में फिलअप करते हैं। उससे भी होता है एक स्पेशल रिपोर्ट, जब कोई पॉलिसी 25 लाख या फिर एज के हिसाब से एक हाई सम एश्योर्ड का हो या हाई एज ग्रुप के बंदे का हो, तो उन्हें कई तरह का टेस्ट होता है। जैसे उनका बीपी का जांच होने के साथ साथ, बीपी हार्ट ये सब जांच होने के साथ साथ उनका ईसीजी होना, उनका कोई ब्लड टेस्ट वगैरह होना, इस तरह का जो रिक्वायरमेंट होता है मेडिकल का, ये सारे मेडिकल रिक्वायरमेंट स्पेशल रिपोर्ट में कहे जाते हैं, माने जाते हैं। नेक्स्ट टर्म होता है नैच, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग सेंटर। जो भी बंदा अपना पॉलिसी का डिडक्शन, पॉलिसी का प्रीमियम का डिडक्शन अगर बैंक से करवाना चाहता है, ये नहीं मेरा पैसा जो भी है उसका डिडक्शन मेरा बैंक से हो, तो उस केस में उन्हें एक नैच फॉर्म भर करके एलआईसी को देना होता है। तो कस्टमर हमारे जो भी एडवाइजर हैं अपने पास एक नैच फॉर्म भी रखें, नैच फॉर्म का एक बन जाता है वो भी रखें, ताकि जो भी बंदा पॉलिसी मंथली करवाना शुरू कर चाहते हैं तो उनको आप नैच फॉर्म भी साइन करवाएंगे, जिसमें नैच फॉर्म के साथ साथ उनका बैंक डिटेल भी लेते हैं। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जैसे मैंने पहले बताया, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जो शेयर मार्केट से लिंक्ड होता है। अगर शेयर मार्केट बढ़ता है तो आपका वैल्यू बढ़ता है, घटता है तो घटता है। लेकिन आज के टाइम में, आज जो 2023 है, जो न्यू जनरेशन है या फिर जो भी लोग हैं, ज्यादातर लोग शेयर मार्केट और यूलिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये प्लान जो है उनको शेयर मार्केट की तरह रिटर्न भी देगा, साथ साथ उनको लाइफ कवरेज भी देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ कवरेज देता है। साथ में जो भी उनका म्यूचुअल फंड और एसआईपी में बेनिफिट है, उससे कहीं ज्यादा बेनिफिट आपको हमारे प्लान में मिलता है। तो यूनिट लिंक प्रोडक्ट के बारे में जब हम डिटेल में बात करेंगे तो इन सारी चीजों को और भी कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है नो योर कस्टमर। देखिए टर्म है, जैसे कि नो योर कस्टमर में कस्टमर को जाने, तो कस्टमर को जानना इसलिए जरूरी है कि आप जिस कस्टमर की पॉलिसी कर रहे हैं उसका लाइफ का सिलेक्शन सही है कि नहीं, वो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है ना। तो उनको जानना बहुत जरूरी है, और कस्टमर का सारा डॉक्यूमेंट अगर हमारे पास होता है तो फ्यूचर में हम उसको इजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो नो योर कस्टमर आफ्टर मेनी इवेंट के बाद हुआ है, तो खैर उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। नो योर कस्टमर में सिंपली कस्टमर का केवाईसी किया जाता है कि आपका आईडी प्रूफ क्या है, एड्रेस प्रूफ क्या है, फोटो क्या है, बस ये केवाईसी में आते हैं। उसका मेन रीजन है कि आप अपने कस्टमर को जानिए कि वो सही बंदा है या नहीं है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एएमएल, एएमएल का गाइडलाइन ज्यादातर बैंकों में फॉलो होता है, हमारे यहाँ इंश्योरेंस सेक्टर में फॉलो, जो भी फाइनेंशियल सेक्टर है वहां फॉलो होता है। इसका मेन रीजन यही है कि कोई भी अपना ब्लैक मनी व्हाइट ना कर ले, हाँ, या व्हाइट करने, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का तरीका हमारा एलआईसी को यूज ना करे। इसीलिए एक गाइडलाइन होता है, और जब हम लोग किसी की पॉलिसी करते हैं इन सारी चीजों को ध्यान रखते हैं। पर्सनल फाइनेंशियल क्वेश्चन, बहुत सारे पॉलिसीज ऐसे होते हैं जो हाई सम एश्योर्ड का होता है। हाँ, लेकिन ये अंडरराइटर जो हमारा होता है, जो पॉलिसी इशू करता है कस्टमर के लिए, उसे ऐसा डाउट होता है कि सच में ये बंदे का इतना इनकम है, इतनी लाइबिलिटी है, इतना एसेट है, तो क्या सच में इनको इतनी पॉलिसी की जरूरत है ना। तो एक पर्सनल फाइनेंशियल क्वेश्चनियर होता है जो हमारा एडवाइजर या डेवलपमेंट ऑफिसर या एबीएम एबीएम फिलअप करके देते हैं कि ना इस बंदे का इतना इतना इनकम है, इतना लाइबिलिटी है, इतना एसेट है, इनको हम लोग इजीली पॉलिसी दे सकते हैं। ये भी एक तरह का फॉर्म होता है। एक टर्म है टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। जनरली एलआईसी के टर्म में तो बहुत कम यूज होता है, लेकिन टीपीए का काम होता है कि क्लेम सेटलमेंट करना,
आपका जैसे बहुत सारे आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सुने होंगे, तो पता होगा कि आप जब क्लेम के लिए ऑफिस जाते हैं, क्लेम के लिए जो हॉस्पिटल जाते हैं, तो वो क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका डिसाइड करने के लिए थर्ड पार्टी एक टीम होता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, टीपीए, उसको वो भेजती है। तो टीपीए का ज़्यादा हमारा इंश्योरेंस लाइफ में काम नहीं है। और जो हमारा बड़े-बड़े पॉलिसीज़ होते हैं, 1 करोड़ का, 100 करोड़ का, 200, उसमें हमारा री-इंश्योरर होता है, लेकिन थर्ड पार्टी नहीं होता। थर्ड पार्टी केवल हमारा हेल्थ इंश्योरेंस के केस में होता है, क्योंकि हम लोग तो इतने एक्सपर्ट नहीं है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस में क्या-क्या डॉक्यूमेंट दिया है उसने, जो ट्रीटमेंट करवाया है उसने, क्या उसका ट्रीटमेंट हुआ, क्या ब्लड टेस्ट हुआ, क्या हुआ। तो ये सब जानने के लिए हम लोग थर्ड पार्टी टीम है, वो देखती है कि हाँ बंदे का ऑपरेशन सही हुआ है, इलाज सही हुआ है, क्योंकि कोई देखने के लिए तो ना हमारा ऑफिस से कोई बंदा जाता है, ना एजेंट जाता है, ना कोई जाता है। तो इस केस में टीपीए एक होती है जो उनके पेपर्स को वेरीफाई करके कंफर्म करती है कि हाँ इन बंदे का इतना हुआ, आप इनका क्लेम दे सकते हैं। ओके, तो थर्ड पार्टी अपार्ट फ्रॉम एलआईसी एक एंटिटी होती है। नेक्स्ट अगर देखें तो जिस हम टर्म का यूज करेंगे वह है फ्री लुक और कूलिंग ऑफ। जब भी कोई हम लोग किसी के पॉलिसीज इशू करते हैं, जैसे सपोज दैट आपने किसी का पॉलिसी बेचा, और बेचने के बाद वो अगर टर्म एंड कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो विद इन 15 डेज आफ्टर इशूइंग द बॉन्ड, वो चाहे तो पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है कि नहीं मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए, मुझे इसे बंद कीजिए, मेरा पैसा वापस कीजिए। इस केस में सर्टेन अमाउंट जो उसका स्टैम्प ड्यूटीज है और कुछ कुछ चार्जेस है वो डिडक्ट करके उसको पैसे वापस हो जाते हैं। इंक्वायर्ड रिपोर्ट, इसको आईआर रिपोर्ट भी बोलते हैं। ये जनरली जब किसी का एक्सीडेंटल डेथ होता है तो ये रिपोर्ट हमको पुलिस से मिलता है। पुलिस जब एक्सीडेंट, जैसे एफआईआर बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के हिसाब से, जब एफआईआर का जो बाद में जो चार्जशीट होता है और क्या क्या कैसे कैसे एक्सीडेंट हुआ वो सब जो देते हैं उसको आईआर बोलते हैं। और आईआर रिपोर्ट हमारे ऑफिस से भी इश्यू होते हैं। कोई जैसे बहुत सारे पॉलिसीज में किसी के घर में डेथ अगर हो जाता है, तो हमारा एलआईसी ऑफिस का ऑफिसर आइडेंटिफाई करता है अपने सोर्सों से कि हाँ बंदे का डेथ पक्का हुआ है या नहीं हुआ है। जनरली आईआर का काम तब होता है जब कस्टमर का डेथ विद इन 3 years ऑफ इशूइंग द ऑफ पॉलिसी हो, 3 साल पॉलिसी लेने के अंदर का डेथ होता है तो आईआर की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद नहीं होती है। नेक्स्ट है सेबी। जिस तरह से आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करती है, उसी तरह से सेबी जो है स्टॉक एंड सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। और इसके बारे में हम लोग जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम यूनिट लिंक प्रोडक्ट इशू करेंगे, तो यूनिट लिंक प्रोडक्ट कहीं ना कहीं सेबी के गाइडलाइन और आईआरडीए दोनों की गाइडलाइन में इशू होती है। ठीक है। और आईआरडीए क्या होती है, जिस तरह से बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करती है और शेयर मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है, उसी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर या इंश्योरेंस कंपनियों को आईआरडीए रेगुलेट करती है। इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्योंकि बहुत सारे सरकारी कंपनीज जो है, प्राइवेट कंपनीज भी है, लेकिन इससे कहने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी के अंदर में काम नहीं करते हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आईआरडीआई जो है उनके गाइडलाइंस में काम करते हैं। ठीक है। जब गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं, कई तरह का वो प्रॉब्लम करते हैं, तो फिर उन्हें पनिशमेंट भी मिलता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ये आज का मेरा फोर्थ सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्लान वगैरह सारा डिस्कस करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।